नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों यानी पूरे 48 घंटों के अंदर ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों में बदलाव आ गया। 13 जून को वह ईरान को खुली धमकी दे रहे थे और 15 जून को उन्होंने शांति की बातें करना शुरू कर दी। इसी समय में इजराइल ने जो कुछ भी सोच रखा था उस दिशा में दुनिया के देश साथ चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। न यूरोप का यूनियन, न नाटो के देश, न मिडिल ईस्ट के देशों का झुकाव और न ही दुनिया भर के अलग अलग संगठनों ने इजराइल के पक्ष में कोई मजबूत आवाज उठाई। ब्रिक्स हो, एससीओ हो या यूनाइटेड नेशंस, हर तरफ से इजराइल के पक्ष में समर्थन नहीं दिखा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत की विदेश नीति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सोच में कहीं कोई गलती हो गई? क्योंकि भारत इजराइल के साथ खड़ा नजर आया, जबकि पूरी दुनिया जब इजराइल के हमलों की निंदा कर रही थी, तब भारत उस समय न तो पूरी तरह वहां दिखा और न ही उसने उन बयानों पर कोई साफ प्रतिक्रिया दी जिसमें इजराइल को दोषी ठहराया जा रहा था। हालात जिस तेजी से बदले हैं और जिस गति से घटनाएं आगे बढ़ी हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि इजराइल और ईरान के इस संघर्ष ने पूरी दुनिया पर असर डालना शुरू कर दिया है। अब 4 बड़े सवाल सामने खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, कई हवाई रास्तों को बंद कर दिया गया है, यानी आम लोगों के जहाज उन इलाकों से होकर नहीं जा सकते जहां लड़ाई चल रही है। चाहे वह आम नागरिक हों, राजनयिक हों, आपातकालीन सहायता देने वाले हों या फिर सेना की तरफ से मदद भेजी जा रही हो, किसी को भी अब उन क्षेत्रों में भेजा नहीं जा रहा। दूसरा सवाल, आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यापार, लेन देन और उद्योग सभी कुछ लगभग रुक चुके हैं। जरूरी चीजों की आपूर्ति जैसे दवाइयों की सप्लाई, मशीनों के पार्ट्स, ईंधन की सप्लाई और खाने पीने की चीजों का आयात निर्यात सब कुछ बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तीसरा सवाल, सामानों की आवाजाही पर खर्च 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। दुनिया के हर कोने में सेना का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल ने ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन वह योजना भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। चौथा सवाल, यह एक नया किस्म का आधुनिक युद्ध है जिसमें सिर्फ मैदान में लड़ाई नहीं होती, बल्कि दुनिया की सोच और विचारधारा में कौन किस तरफ है यह बहुत मायने रखता है। इसलिए यह साफ हो गया है कि जो योजना बनाई गई थी वैसा कुछ नहीं हुआ। अब इन सभी घटनाओं के बीच G7 देशों की बैठक होने वाली है। वहां एजेंडा तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहना चाहिए। पहले सिर्फ व्यापारिक टकराव की चिंता थी, लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच की जंग ने उससे भी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। G7 के जो विकसित देश हैं वह भी इस बात से परेशान हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में आकर चुपचाप बैठ जाएं, कुछ न बोलें। ऐसा उन्हें भी मंजूर नहीं है। न इजराइल पर, न रूस पर, न यूक्रेन और ईरान के युद्ध पर खामोशी अब मुमकिन नहीं है। अब जरूरत है कि हम हर परिस्थिति को एक एक करके गहराई से समझें। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बीच यह भी कह दिया है कि वे अपनी संसद में अब उस संधि को खत्म करने की बात रखने जा रहे हैं जिस पर उन्होंने पहले परमाणु हथियारों से दूर रहने के लिए दस्तखत किए थे। इसका मतलब यह है कि ईरान अब परमाणु परीक्षण की तरफ बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध एक झटके में पूरी तरह रुक सकता है, क्योंकि तब खतरा बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बात करें शुरुआत की, तो वो दिन था 13 जून, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बहुत तीखा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 15 लाइनें लिखीं, जिसमें शुरुआत ही धमकी से की गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को कई बार मौका दिया समझौता करने के लिए, लेकिन अगर वे चाहें भी तो अब कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके मुताबिक ईरान जितनी भी कोशिश कर ले, जो वो सोच रहा है वह पूरा नहीं हो सकता। अगली लाइन में ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान से यह भी कह दिया कि जो कुछ होने वाला है वह उनकी सोच, जानकारी या अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि अमेरिका अब तक के इतिहास में सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार बनाता है और इजराइल के पास इन हथियारों की भरमार है और अभी और भी हथियार आने बाकी हैं और इजराइल को पता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद ट्रंप ने लिखा कि कुछ ईरानी कट्टरपंथी बहादुरी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अब खत्म हो चुके हैं और जो तबाही हो चुकी है वह और भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, अभी भी थोड़ा समय है,
अगर यह नरसंहार रोकना है, अगला हमला और ज्यादा भयानक होगा। फिर ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को अब समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह सब कुछ खत्म हो जाएगा जो कभी ईरानी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और आखिरी लाइन थी, अब और मौत नहीं, अब और विनाश नहीं, बस अब रुक जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान आप सबका भला करें। 13 जून की यह धमकी और उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच जो हमले हुए, उससे अमेरिका की सोच साफ झलकती है। वह पूरी तरह से इजराइल के साथ है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया कि अब ईरान की जनता को तय करना होगा कि वे इस्लामिक शासन को बदलना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से भी हमले जारी रहे और जब वहां के वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए, तब ईरान ने कहा कि यह हमला इजराइल की ताकत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमारी खुद की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सी कमजोरियां थीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब यह खामियां खत्म हो जाएंगी, तब हम असली जवाब देंगे। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अब वह परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने वाली उस संधि से बाहर आने के लिए कदम उठाएगा। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बात इससे काफी आगे जा चुकी थी। वजह यह थी कि जब संयुक्त राष्ट्र में गाजा में हो रहे जनसंहार को रोकने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया, तब अमेरिका ने खुलकर उसका विरोध किया। अमेरिका के साथ जो 12 देश थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी गिनती वैश्विक मंच पर अहम हो। बस अमेरिका ही था जो अपने वीटो पावर के चलते उस प्रस्ताव को रोक सका। बाकी जो देश अमेरिका के साथ थे, उनमें फिजी, पलाउ, टोंगा और पापुआ न्यू गिनी जैसे देश थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई खास प्रभाव नहीं है। इसी बीच 19 देश ऐसे भी थे जो वोटिंग के दौरान मौजूद ही नहीं थे, यानी अनुपस्थित रहे। और उनमें सबसे अहम देश था भारत। लेकिन भारत के साथ जो अन्य देश अनुपस्थित रहे, वे भी कोई बड़ी भूमिका निभाने वाले देश नहीं थे, जैसे कि पनामा, साउथ सूडान, टोगो और मालावी। इन देशों के नाम पढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस पूरे मामले में अमेरिका का जो सोचना था, उसमें यूरोपियन यूनियन उसके फैसले के खिलाफ खड़ी थी। नाटो के कई देश भी अमेरिका के साथ नहीं थे। जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी सवाल उठने लगे थे। यानी अब क्वाड संगठन के भीतर भी इजराइल के हमलों को लेकर फूट पड़ने लगी थी। इन सब हालात के बीच ईरान को अलग थलग करने की जो कोशिश थी, वह भी कामयाब नहीं हो पाई। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका इसलिए और भी खास मानी जा रही है, क्योंकि जब दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल के खिलाफ बोल रहे थे, तब भारत या तो चुप था या फिर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। भारत ने इजराइल का समर्थन किया, यह अलग बात है। लेकिन अब जब साइप्रस में भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा, उससे पहले जरूरी है कि हम देखें कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला ऐसा क्या लिख दिया कि जो आदमी 2 दिन पहले धमकी दे रहा था, वह अब शांति और समझौते की बातें करने लगा। 13 तारीख को जब ट्रंप ने ईरान को खुले तौर पर धमकी दी थी, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 15 तारीख को उन्होंने बयान दिया कि ईरान और इजराइल को आपस में कोई समझौता कर लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच करवाया था। उन्होंने यह भी लिखा कि अमेरिका व्यापार के जरिए दोनों देशों को साथ लाकर कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास अच्छे नेता हैं जो समझदारी और संतुलन के साथ फैसले ले सकते हैं। यहां ट्रंप जिन 2 नेताओं की बात कर रहे थे, वे थे इजराइल के नेतान्याहू और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई। ट्रंप का यह कहना था कि ये दोनों नेता अगर चाहें तो एक झटके में इस युद्ध को रोक सकते हैं। फिर उन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल की याद दिलाई, जब सर्बिया और कोसोवो के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव गर्म हो चुका था और युद्ध की कगार पर था, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि हां, बाद में बाइडेन की नीतियों ने हालात को बिगाड़ा, लेकिन जब तक वे थे तब तक शांति बनी रही। फिर मिस्र और इथियोपिया का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि वहां नील नदी को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ था, वो एक बड़े युद्ध में बदल सकता था, लेकिन उनकी कोशिशों से वह भी थम गया। अब उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह वे ईरान और इजराइल के बीच भी शांति स्थापित करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए लगातार फोन कॉल्स और बैठकों का दौर चल रहा है और वह खुद बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह इन सब का क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते, लोग खुद समझ जाएंगे। और आखिर में उन्होंने लिखा, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, यानी मध्य पूर्व को फिर से महान बनाएं। अब सवाल उठता है,
आखिर ये जो बदलाव हुआ है वो ईरान की मजबूती की वजह से है, या फिर इजराइल की अति आत्मविश्वासी सोच का असर है, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नजरिया ही अब बदल गया है? ये सारे सवाल अब उस G7 बैठक में उठेंगे जो कल से शुरू हो रही है। और उससे पहले हमें एक बार फिर देख लेना चाहिए कि ट्रंप ने क्या लिखा था, जिसकी हिंदी में व्याख्या हमने आपको पहले ही बता दी है। अब बात भारत की आती है, क्योंकि इस पूरे दौर में अगर इजराइल और अमेरिका के साथ खुलकर कोई देश खड़ा दिखाई दिया तो वो सिर्फ भारत था। भारत के प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है वह अब एक नए रूप में सामने आ रही है। वह अब पुरानी पारंपरिक विदेश नीति से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं, और यही भारत की नई पहचान बनती जा रही है। अब अमेरिका के पुराने रुख को भी देखना जरूरी है। पहले जॉर्ज बुश, फिर ओबामा और अब ट्रंप अमेरिका का नजरिया आतंकवाद और मिडिल ईस्ट को लेकर कैसे बदलता गया, सबने देखा है। लेकिन आज मुद्दा भारत का है। भारत हमेशा से उन देशों में रहा है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भी कहा था कि भारत अरब देशों के साथ खड़ा है। लेकिन आज की परिस्थिति में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। अब दुनिया के विकसित देश और नाटो के देश भी इजराइल के हमले से सहमत नहीं है। विकी, ईरान के पक्ष में हो या ना हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ जरूर हैं। यही वजह है कि जब यूनाइटेड नेशन में गाजा पट्टी पर हो रहे हमले के खिलाफ युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया तब भारत अनुपस्थित रहा। 14 तारीख को जब शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO ने एक बयान जारी किया जिसमें इजराइल की निंदा की गई, तब भारत ने कहा कि वह इस बयान का हिस्सा नहीं है। ब्रिक्स देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन जब बाकी चारों देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल की निंदा की तब भारत ने चुप्पी साधी। क्वाड संगठन में भी अब दरार नजर आने लगी है, क्योंकि अमेरिका और भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो यूनाइटेड नेशन में युद्ध विराम का समर्थन कर दिया था। रूस ने तो साफ कहा है कि वह मध्यस्थता करने को तैयार है, जैसे पहले ईरान ने कहा था जब भारत और पाकिस्तान में तनाव था। अब चीन भी यही कह रहा है। बड़ा सवाल यह है कि भारत जो हमेशा से संतुलन बनाकर चलता रहा है, वह आज पहली बार पूरी तरह इजराइल के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। और अब जब अमेरिका भी पैंतरा बदल रहा है, तब भारत का यह रुख दुनिया को साफ साफ संदेश दे रहा है। भारत इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। दुनिया भर के विकसित देश इस समय व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, और उन्हें लगने लगा है कि यह युद्ध अगर अमेरिका चाहे तो रुक सकता है। यही वजह है कि ट्रंप पर भी दबाव डाला गया, और शायद उसी वजह से उन्होंने अपना बयान बदला। और इसी माहौल में जब भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस में खड़े होकर कहते हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है, तब यह सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि का मजबूत संदेश बन जाता है। भारत ने हमेशा से मानवता की बात की है। बार बार यह दोहराया गया है कि भारत शांति का देश है, गांधी और बुद्ध की धरती है। लेकिन इस समय दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि वह चुप है, युद्ध को लेकर साफ नहीं बोल रहा, इजराइल के साथ खड़ा है लेकिन ईरान के साथ नहीं। और अब G7 की बैठक में जहां भारत को भी बुलाया गया है, वहां यह साफ होगा कि बाकी देश अमेरिका और भारत से हटकर क्या सोच रहे हैं। यह बहुत जरूरी मुद्दा है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात सुन लीजिए जो उन्होंने आज पश्चिम एशिया और यूरोप में हो रहे टकराव को लेकर कही। उन्होंने कहा कि हमने इस तनाव को लेकर अपनी चिंता जताई है, और इसका असर केवल उस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देशों की यही राय है कि अब यह समय लड़ाई का नहीं है, बल्कि बातचीत और शांति की बहाली की जरूरत है। यह इंसानियत की पुकार है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भी अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, ब्रिक्स हो या फिर SCO जैसे मंच, वहां से जो बातें सामने आईं वह भारत के रुख से कुछ अलग थीं। क्वाड देशों में भी भारत का नजरिया बाकी देशों से हटकर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जहां 2 दिन के अंदर अपना नजरिया बदल लिया, वहीं भारत युद्ध के इस दौर को नकारते हुए मानवीय नजरिया रखने की बात कर रहा है। अब यहां 2 बातों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। जब शीत युद्ध का अंत हुआ तब भारत अमेरिका के करीब आया, लेकिन उससे पहले भारत रूस के ज्यादा नजदीक था। 1971 की लड़ाई जिसमें बांग्लादेश बना, वह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। उस वक्त भारत ने अमेरिका या निक्सन की नहीं सुनी थी, और इंदिरा गांधी ने जो रास्ता चुना उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई थीं।
भारत अकेला देश था जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को चुनौती दी थी। आज भी भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल के हमले पर चुप है, ना समर्थन कर रहा है और ना ही खुलकर विरोध। और वैश्विक संगठनों के अंदर भारत का रुख बाकी सबसे अलग है। शीत युद्ध के बाद भारत अमेरिका के नजदीक हुआ, लेकिन शीत युद्ध के दौरान भारत रूस के करीब था। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब गल्फ वॉर शुरू हो गया। भारत ने अमेरिका की वजह से ईरान से दूरी बनाई। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ तब भारत दुनिया से जो पेट्रोल खरीदता था, जो करीब 80 से 85% था, उसकी कीमतें बढ़ीं और भारत की आर्थिक हालत बुरी तरह बिगड़ गई। 1990 और 91 में भारत का कुल बजट करीब $7 अरब का था, लेकिन गल्फ वॉर के बाद यह अचानक बढ़कर $5.7 अरब और ज्यादा हो गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या आज की स्थिति भी उसी दिशा में बढ़ रही है, और क्या अब भी भारत को वही आर्थिक खतरे घेरे हुए हैं? दूसरा बड़ा सवाल है कि G7 की बैठक में जब दुनिया के अमीर और विकसित देश शामिल हो रहे हैं, तो जो देशों को विशेष रूप से बुलाया गया है, जैसे भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, वे तीनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स के साझा बयान पर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की सहमति रही, लेकिन भारत अलग रहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया है, जो भारत और जापान के साथ क्वाड का हिस्सा है, लेकिन क्वाड में भी भारत का रवैया बाकी देशों से अलग है। इसके अलावा यूक्रेन, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और नाटो के महासचिव को भी बैठक में बुलाया गया है। इस बार बैठक में 2 अहम मुद्दे होंगे। पहला, युद्ध को रोकना या रोकवाना, और जो भी शांति की कोशिश करनी हो वह की जाए। दूसरा, दुनिया की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित करना। इसी वजह से इस बैठक की तैयारियां बेहद तेजी से चल रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के स्वागत में वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और नेता एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार की G7 बैठक में इजराइल और ईरान के बीच जो भी डील होगी, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका अहम रहेगी। उन्होंने इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर और व्यापार समझौते का नाम एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार लिया है। 15 तारीख को जो उन्होंने लिखा था, उसकी शुरुआत भी इसी संदर्भ से हुई थी। अब वहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की पहली मुलाकात होनी है। मोदी क्या बोलते हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी, और साथ ही कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मोदी की पहली बातचीत होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग असली सवाल यह है कि क्या ईरान की ताकत अब दुनिया के समर्थन से खुले रूप में सामने आ रही है, या फिर इजराइल की वह सोच जिसमें वह अमेरिका को हमेशा अपने पीछे खड़ा देखता रहा है, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि वह पहले बड़े कारोबारी हैं, इसलिए उन्हें बाकी राष्ट्रपतियों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वह मिडिल ईस्ट को फिर से बड़ा और मजबूत बनाना चाहते हैं। वह इसी दिशा में डील कर रहे हैं। यह मैसेज इजराइल के लिए भी अहम है और भारत के लिए भी, जो अमेरिका के साथ माय बेस्ट फ्रेंड की तरह खड़ा नजर आता रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने बाकी देशों से हटकर अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है। विपक्ष ने भारत सरकार को इस रुख पर खूब घेरा है। लेकिन अब जो सबसे बड़े 3 सवाल हैं वो ये हैं। पहला, ईरान युद्ध की दिशा में जा रहा है और उसका कहना है कि उसने अपनी अंदरूनी समस्याएं सुलझा ली हैं और अब वह पूरी तरह तैयार है। इजराइल के हमले के जवाब में अब वह एकजुटता और राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अगर युद्ध होता है तो उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ईरान ने कहा है कि अब वह परमाणु प्रसार संधि से बाहर जाएगा और विदेशी नागरिकों से अपील की है कि अगर वे जाना चाहते हैं तो देश छोड़ दें। हवाई रास्ते बंद हैं, लेकिन जमीनी रास्ते खुले हैं। अलग अलग देशों की सीमाओं से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने यह भी नियम बनाए हैं कि जो राजनयिक मिशन हैं, वे यात्रियों के नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी की जानकारी, देश छोड़ने का वक्त और किन बॉर्डर से निकलना है, ये सारी जानकारियां ईरान के जनरल प्रोटोकॉल विभाग को दें। भारत के वहां करीब 15,000 छात्र हैं और कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। इन्हें आर्मेनिया की सीमा पर नारदूज बॉर्डर से बसों के जरिए निकाला जाएगा। यानी ईरान अब खुद को एक पूर्ण युद्ध की स्थिति में देखना चाहता है, जो एक खतरनाक संकेत है।
दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि क्या इजराइल ने यह हमला सिर्फ इस सोच के साथ किया कि बात वहीं खत्म हो जाएगी? पहले इराक में केमिकल हथियारों की बात होती थी, अब न्यूक्लियर हथियारों की चिंता उठ खड़ी हुई है। क्या यह स्थिति ईरान को परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी? क्योंकि अगर सरकार नहीं बदली और इजराइल जो सोच रहा था वह पूरा नहीं हुआ, तो अमेरिका अब शांति की दिशा में बढ़ रहा है और डील की बात कर रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए शायद यह सबसे मुश्किल समय है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद मिडिल ईस्ट का दौरा करके इजराइल नहीं जा रहे हैं और यही संदेश पूरे इलाके को मिल रहा है। इजराइल रहेगा, राष्ट्रपति बदलते रहेंगे, उसी तरह ईरान भी रहेगा, वहां की हुकूमत बदलती रहेगी। और अब यही लड़ाई पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े संघर्ष के तौर पर सामने आ रही है, जिससे सबसे ज्यादा डर यूरोपीय संघ, नाटो देश और वे विकसित देश महसूस कर रहे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह दुनिया सिर्फ अमेरिका या ट्रंप की ओर नहीं देख रही है, बल्कि नए रास्तों की तलाश में निकल पड़ी है। और इसकी झलक आपको इस बार G7 बैठक में साफ दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।